गुड मॉर्निंग मेरे लाल एवं लालियों। स्वागत है आपका बीएनसी इंस्टीट्यूट में। और आज 2 जून 2023 की स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेटेड? 30 मई, 28 मई, 1 जून, 2 जून। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस? देखना आप इसमें बाल रक्षा दिवस मनाया क्यों जाता है। पहले इसका ये देखते हैं, बाल रक्षा दिवस मनाया क्यों जाता है, कब से स्टार्ट किया गया। ठीक है ना, तो देखना बच्चों के अधिकारों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। कारण तो इसका ही होगा क्यों मनाया जाता है। बच्चों के अधिकारों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। स्टार्ट कब हुआ तो देखना, सबसे पहले 1949 में, 1949 में रूस ने मनाने की घोषणा की। मनाने की रूस की जो कैपिटल है मॉस्को, उसमें एक बैठक चल रही थी, उसमें इसे मनाने की घोषणा की गई। और फिर 1 जून नेक्स्ट ईयर में, 1 जून 1950 को 51 देशों में सर्वप्रथम मनाया गया। सर्वप्रथम मनाया गया। क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। ठीक है ना। अब एक रिपोर्ट के अनुसार, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है, यूनिसेफ के अनुसार देखना इस यूनिसेफ ने क्या बताया है। विश्व के जो बाल मजदूर हैं, बाल श्रम है, बच्चों से काम कराया जाता है, उसमें 12% बाल श्रम में भारत के बच्चे हैं। भारत की हिस्सेदारी है। आप समझ, भारत के कितने सारे बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, ये यूनिसेफ के अनुसार है। और देखिए इसी के कारण से, इसी रिपोर्ट के या इसी के कारण से, यूनिसेफ के कारण से बाल श्रम क्रूरता समाप्त करने के लिए, बाल श्रम बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। 12 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और प्रतिवर्ष ही ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। ठीक है ना। तो मनाया कब जाता है? तो बच्चों के अधिकारों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। और मनाने की जो तारीख है वो कितनी है? 1 जून। और आंसर हो जाएगा इसका क्या? 1 जून। ये है आज का क्वेश्चन। आज जो 2 जून है, कल जो था 1 जून, उसको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। इसका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई, 28 मई, 30 मई, 1 जून। बताइए कब मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस? व्हेन इज हिंदी जर्नलिज्म डे सेलिब्रेटेड? बताइए। क्वेश्चन था अपना, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई, 28 मई, 30 मई, 1 जून।
देखना इसमें, तो ये संपूर्ण राष्ट्र में मनाया जाता है और प्रतिवर्ष मनाया जाता है, राष्ट्रीय लेवल का है, संपूर्ण राष्ट्र में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। देखना 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल, क्या नाम है, पंडित युगल किशोर शुक्ल जो है ना, इन्होंने पहला हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र ग्रंथ मार्तंड प्रकाशित किया। नाम है इसका उदंत मार्तंड, हिंदी का पहला समाचार पत्र था। ठीक है ना। अब देखना इसमें इसकी जो भाषा थी, वो दो बोलियों को मिलाया था इन्होंने, एक ब्रज प्लस खड़ी बोली, ब्रज और खड़ी बोली को मिलाकर इन्होंने पहला समाचार पत्र छापा था जिसका नाम था उदंत मार्तंड। और इसके जो संपादक थे जैसे युगल किशोर शुक्ल, वो इन दोनों भाषाओं को किस नाम से जानते थे, मध्य देशीय भाषा कहते थे। इन दोनों को मिलाकर इन्होंने नाम दिया देशीय भाषा। ठीक है ना। तो 1826 में इसको प्रकाशित किया था कौन ने, युगल किशोर शुक्ल ने। कौन सा नाम था इसका, उदंत मार्तंड प्रकाशित किया। ध्यान रखना, युगल किशोर शुक्ल जो है इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक कहते हैं, जनक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहते हैं, पंडित युगल किशोर शुक्ल। ठीक है ना। तो इनके कारण से ये दिवस मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। और ये मनाया जाता है कब, 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 मई को। 1826 में एक समाचार पत्र आया जिसका नाम था क्या, उदंत मार्तंड। ठीक है ना। भाषा थी इसकी ब्रज और खड़ी, जिसका नाम दिया गया मध्य देशीय भाषा। और इनमें पहला थे ये व्यक्ति, इस कारण से इन्हें क्या कहा गया, भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा गया। और ध्यान रखना, भारत का पहला समाचार पत्र ये था बंगाल गजट। ठीक है ना। ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना। और इसकी जो प्रकाशित किया था वो जेम्स ए हिक्की ने किया था। किसने किया था, जेम्स ए हिक्की। और जेम्स ए हिक्की का आप नाम जानते होंगे, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने करी थी, जेम्स ए हिक्की ने की थी। ठीक है ना। जेम्स ए हिक्की ने इसका प्रशासन किया था। और इसकी भाषा थी अंग्रेजी में था, अंग्रेजी भाषा में ये आया था, बंगाल गजट। ठीक है ना। किसने छापा था इसे, जेम्स ए हिक्की ने। जेम्स ए हिक्की का नाम और कायम आता है, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने करी थी, जेम्स ए हिक्की ने। ठीक है ना। तो बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 22वां SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कहाँ पर किया जाएगा 22वां SCO शिखर सम्मेलन, बताइए इसका आंसर। देखिए अपना क्वेश्चन है 22वां SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखना इसके बारे में, पहले SCO के बारे में देखना, SCO क्या आएगा, स्टार्टिंग से बताते हैं क्या आएगा। देखना तो पूरा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या 1996 में,
5 देश, 5 देश, 5 देश कौन से? रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, इन 5 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। इन 5 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, कहां पर? चाइना के संघाई में, और इनके ग्रुप का नाम कहलाया संघाई 5। इनका नाम कहलाया। कब? 1996 में। आगे क्या हुआ? 2001 में, 2001 में इसमें जुड़ गया कौन? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ गया, और इस संघाई 5 का नाम हो गया 2001 के बाद, का नाम हो गया संघाई 6। संघाई 6 नाम इसका हो गया। और इन संघाई 6 में मतलब 6 देश, इन्होंने संघाई 6 के साथ ही अपना नाम करके रख लिया क्या? SCO। तो 2001 में उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल करके इसका नाम हो गया, 6 देश हो गए, तो संघाई 6। और संघाई 6 ने मिलकर संघाई में ये निश्चित कर लिया कि आज से अब नाम हो जाएगा क्या? SCO। आगे क्या हुआ इसमें? SCO में 2017 में 2 देश और जुड़ गए, भारत प्लस पाकिस्तान। भारत का नाम सजेस्ट किया था रशिया ने, तो चाइना ने पाकिस्तान का नाम सजेस्ट कर दी, इसलिए दोनों देशों को एक साथ शामिल करना पड़ा। ठीक है ना? फिर 2023 में इसमें एक और देश शामिल हो गया जिसका नाम था ईरान। तो सबसे पहले इसमें 5 थे, फिर एक और बढ़ गए 6 हो गए, फिर एक और 2 और बढ़ गए तो 8 हो गए, एक और बढ़ गया तो कितने हो गए? 9। तो SCO में कितने देश हैं? 9 देश हो गए। अब वर्तमान में SCO में कितने देश हैं? 9। अब इसका मुख्यालय है बीजिंग। बीजिंग कहाँ है? चीन में। ठीक है ना? और ये क्या है? ये है यूरेशिया का राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है। सैनिक संगठन है। जिस प्रकार यूरोप का नाटो है, उसी प्रकार हमारे ये यूरेशिया का दोनों मिलाकर इन देशों का नाटो का प्रतिकार रूप है क्या? SCO। ठीक है ना? SCO का एक और सब ग्रुप है, उप संगठन है, जिसका नाम है RAT, RATS। इसका एक सब ग्रुप है जिसका फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए या आतंकवाद को नष्ट करने के लिए SCO ने एक अपना सब ग्रुप बनाया है जिसका नाम है RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है ना? तो इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? 9 देश सम्मिलित हैं। इन्हीं 9 का क्या है? RATS है। अब क्वेश्चन था अपना 22वां SCO शिखर सम्मेलन। 22वां SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखना इसका, ये जो शिखर सम्मेलन होगा, ये पहली बात तो आप ध्यान रखना, ये वर्चुअल होगा, वर्चुअल फॉर्म में होगा। ठीक है ना? और इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है, वो करेगा कौन? भारत के PM। ठीक है ना? राष्ट्र अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन है ये, राष्ट्र अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन है। और विदेश मंत्रियों का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, ये जो सम्मेलन है ये किसका है? राष्ट्र अध्यक्षों का। इसमें भारत की तरफ से कौन? PM जा रहे हैं। ठीक है ना? राष्ट्र अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत की तरफ से कौन जा रहे हैं? भारत की तरफ से PM जाएंगे। और एक और ध्यान रखना, अभी हाल ही में विदेश मंत्रियों का भी सम्मेलन हुआ था, विदेश मंत्रियों का SCO समिट।
वो भी कहाँ पर हुई थी? भारत, और भारत में हुई थी गोवा में। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा का पूरा, इसमें देशों के नाम याद रखना, पूछ लेता है कभी कभी कौन सा देश इसमें सम्मिलित नहीं है, तो आप 9 देश याद होंगे तभी आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, न्यू दिल्ली भारत कर रहा है, वर्चुअल होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? भारत। न्यू दिल्ली नहीं, वर्चुअल होना है, ठीक है ना। जितने भी इसके सारे देश हैं वो सब इसमें भाग लेंगे वर्चुअल मीटिंग में, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया क्या? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि थीम का ध्यान रखना कि थीम एसईओ की जो थीम है वो क्या रहेगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखना। टूवर्ड्स 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 द स्क्वायर एसईओ, टूवर्ड द सिक्योर एसईओ, इसकी थीम हो जाएगी। थीम का याद ध्यान रखना, टूवर्ड सिक्योर एसईओ, ये इसकी थीम हो गई। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत किस देश में पहला अपना आईआईटी संस्थान स्थापित करेगा? भारत किस देश में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारा एक संस्थान है आईआईटी, इस भारत अपना संस्थान आईआईटी किस देश में स्थापित करेगा? तो भाई पहला देश कौन सा है जिसमें भारत अपना आईआईटी संस्थान स्थापित करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। भारत किस देश में पहला आईआईटी संस्थान स्थापित करेगा? कनाडा, तंजानिया, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। भारत किस देश में पहला आईआईटी संस्थान स्थापित करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट है, 1 लाख बार इंपॉर्टेंट डाल लेना इसमें, ठीक है ना। तो देखना इसमें पहले आईआईटी के बारे में देखते हैं, किस तरीके से भारत में आईआईटी आया। देखना भारत में उच्च शिक्षा संस्थान, उच्च शिक्षा संस्थान, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे कि आईआईटी जैसे संस्थान की स्थापना के लिए एक समिति बनाई गई। आपसे पूछ सकता है आईआईटी जैसे संस्थानों की स्थापना के लिए कौन सी समिति ने सिफारिश की थी, कौन सी कमेटी थी जिसने ऐसे संस्थानों की, आईआईटी जैसे संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो उसका नाम था नालिनी रंजन समिति। तो ये समिति बनी थी 1946 में, और इस समिति की सिफारिश के आधार पर, इस समिति की सिफारिश के आधार पर 1950 में भारत का पहला आईआईटी आया। 1950 में भारत का पहला आईआईटी, भारत का पहला आईआईटी कहां पर आया? ये आया खड़गपुर में। भारत का पहला आईआईटी आया खड़गपुर में, ठीक है ना। ये तो होगा हमारे आईआईटी का इतिहास। अब एक और चीज का ध्यान रखना कि भारत किस देश में पहला आईआईटी संस्थान स्थापित कर रहा है। एक और बताऊं मैं आपको, भारत आईआईटी संस्थान जो है, या भारत का जो आईआईटी संस्थान है, वो भारत के बाहर 3 जगह पर आईआईटी संस्थान स्थापित करने वाला है। 3 जगह पे आईआईटी कैंपस लगाने वाला है विदेश में, 3 जगह पर। तो भाई 3 जगह कौन कौन सी है मैं नाम बताऊं, उसमें इसका भी आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। देखना आईआईटी भारत के बाहर 3 देशों में कैंपस स्थापित करेगा। अब ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत किस देश में अपना आईआईटी कैंपस नहीं बनाएगा? क्योंकि 3 है, चौथा कह देगा, चौथा अन्य नाम डाल देगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो भारत कहां पर अपना आईआईटी संस्थान स्थापित कर रहे हैं? तो देखना, तो पहला कर रहा है, पहला संस्थान स्थापित हो रहा है तंजानिया में। तंजानिया के कहां पर हो रहा है? जंजीबार में।
तंजानिया में एक शहर है जंजीबार, वहां पे स्थापना कर रहा है। दूसरा जो स्थापित कर रहा है वो कर रहा है कहां पर, अबू धाबी में। अबू धाबी, अबू धाबी कहां पर है, यूएई कैपिटल है। तीसरा कर रहा है कहां पर, कुआलालंपुर, ये है कहां पर, मलेशियाई कैपिटल है ये। देखना एक चीज का ध्यान रखना, मलेशियाई कैपिटल हो गई कुआलालंपुर, यूएई कैपिटल हो गई अबू धाबी, लेकिन तंजानिया कैपिटल जंजीबार नहीं है, ये ध्यान रखना। तंजानिया की कैपिटल जो है वो है डोडोमा, ये इसकी कैपिटल है डोडोमा, पर तंजानिया का शहर है जंजीबार, वहां पे आईआईटी खुलेगा, पहला आईआईटी। और जो आईआईटी पहला खुलेगा जंजीबार में, तो किस आईआईटी संस्थान है वो खोलेगा। देखो आईआईटी एक पूरा का ग्रुप है, कौन से आईआईटी संस्थान या कॉलेज को ये खोलने की अनुमति दी है, तो ये खोलेगा यहाँ पर आईआईटी मद्रास, अपना पहला कैंपस खोलेगा विदेश में, आईआईटी मद्रास। आईआईटी जो इंस्टीट्यूट है, आईआईटी जो ऑर्गेनाइजेशन है या आईआईटी जो इंस्टीट्यूट है, उसने आईआईटी मद्रास कॉलेज को अनुमति दी है, वो जंजीबार में जाकर अपना पहला कैंपस खोलेगा। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। और इसके मद्रास को एक और ध्यान से रखना, आईआईटी मद्रास को, यहाँ पर आईआईटी मद्रास में गूगल है, गूगल ने आईआईटी मद्रास एआई रिसर्च सेंटर में 1 मिलियन का निवेश किया है, 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है। आईआईटी मद्रास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रिसर्च सेंटर में 1 मिलियन का निवेश किया, किसने, गूगल ने। क्लियर है ना, इसका आपको ध्यान में रखना है। और इसी में एक और चीज का ध्यान रखना, आईआईटी मद्रास में वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे, वो ध्यान रखना है, इसको भी आपसे पूछेगा। आईआईटी मद्रास में वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर कौन से देश मिलकर बना रहे हैं, या भारत के लिए कौन सा देश सहयोग कर रहा है, तो यहाँ जो बन रहा है वो बना रहा है भारत प्लस इजराइल। भारत और इजराइल मिलकर वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर बना रहे हैं, वहां पर आईआईटी मद्रास में। ठीक है ना, एक और चीज में ध्यान रखना, आईआईटी मद्रास पानी के नीचे कैसे संचार को सही तरीके से बनाया जा सके, उसके लिए टेक्नोलॉजी बना रहा है कौन, आईआईटी मद्रास। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तंजानिया। आंसर है तंजानिया। तंजानिया कहां पर, जंजीबार, जंजीबार। तंजानिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, डोडोमा, दोदोमा। ठीक है, तंजानिया की दोदोमा है। भारत किस देश में अपना पहला आईआईटी संस्थान स्थापित करेगा, तंजानिया में। क्लियर है ना। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई। हाल ही में किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। बताइए, देवी लोक महोत्सव की शुरुआत कहां पर हुई, बताइए। अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देवी लोक महोत्सव शुरुआत हुई। तो देखना ये हो रहा है मध्य प्रदेश में। कहां पर, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहां पर है, मध्य प्रदेश के स्थान का नाम है सलकनपुर, सलकनपुर में। ठीक है ना, यहाँ पर। ठीक है, देवी माता विंध्यवासिनी देवी का स्थान है यहाँ पर, ये देवी लोक महोत्सव। देखिए आपने नाम सुना होगा महाकाल लोक, क्या, महाकाल लोक कहाँ पर है, उज्जैन में।
महाकाल लोक वहां पर है उज्जैन में। अभी वैसे ही चर्चा बना हुआ है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तूफान आया था, उसके कारण कुछ मूर्तियां वहां पर गिर गई हैं, तो इस कारण से अभी चर्चा में है, कुछ पेपर में आ रहा है। तो यहाँ भी क्या लिख रहा है, महाकाल लोक, और यहाँ लिख रहा है देवी देवी लोक। तो महाकाल लोक की तर्ज पर ही कलकनपुर में देवी लोक बनेगा 200 करोड़ की लागत से। ठीक है ना, क्या बनेगा यहाँ पर, देवी लोक, देवी लोक का निर्माण किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के लिए एक चीज और ध्यान रखना, भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य जो तीर्थ यात्रियों के लिए मुफ्त हवाई यात्रा कराएगा। ध्यान रखना, भारत का पहला राज्य जो तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त हवाई यात्रा कराएगा। ठीक है ना, मध्य प्रदेश। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है ना। एक मैंने कल क्वेश्चन पूछा था आपसे, विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाएगा। देखिए इसका आंसर है 20 मई, 20 मई। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई वो भी ध्यान रखना, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। और अभी आप देख रहे होंगे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था मीटर कन्वेंशन, मीटर कन्वेंशन, मीटर कन्वेंशन हुआ था। ये कन्वेंशन हुआ था 1875 में, हाँ हुआ था पेरिस में। इसका उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य था माप की विश्वव्यापी एकरूपता, विश्व की सॉरी माप की विश्वव्यापी एकरूपता, माप की जो भी इकाई है पूरे विश्व में एक समान हो, अलग अलग ना हो, जिससे पूरे विश्व में उसकी एकरूपता बनी रहे। तो उसके लाने ये मीटर कन्वेंशन हुआ था 1875 में। और इसमें शुरुआत में 1875 17 देशों ने भाग लिया था, 17 देशों ने भाग लिया था इसमें। ठीक है ना, तो उसी दिन से 1875 में ये निश्चित हुआ था। ठीक है ना, तो 20 मई से निश्चित हुआ, तब से विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। ठीक है, ये कल के क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में 500 रुपए मूल्य वर्ग के नकली नोटों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई है, 12.6, 14.6, 16% या 10.6%। कितने प्रतिशत बढ़ गई है 500 रुपए के मूल्य वर्ग के नकली नोटों की संख्या, ये आपको बताना है, बताइए। तो आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में 500 रुपए मूल्य वर्ग के नकली नोटों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई है। तो अभी हाल ही में आपने कुछ दिनों पहले समाचारों में ये देखा था, फ्रंट पेज पे ये हेडलाइन आई थी जब आरबीआई की रिपोर्ट आई थी। उसमें देखना, इसमें ऑप्शन है 12.6%, 14.6%, 16% और लास्ट ऑप्शन है 10.6। तो इसका आंसर है 14.6%। ठीक है ना, तो इसके साथ कुछ इसके फैक्टर बता देता हूँ। देखना नोट कौन कौन से जो चल रहे थे अभी, 2000 जो अभी हाल ही में बंद हो गए, वापस लौटाने की बात कही है, 500, ठीक है ना, 200, 100, 50, 30 और 10। अब देख रहे हैं ये सारे सारे नोट अब नई प्रकार के आ गए हैं। अब आपसे पेपर में आपने देखा होगा बहुत बार क्या क्या पूछ चुका है इसके बारे में देखना, इनका रंग पूछ चुका है वो, इनके पीछे जो चित्र है, जो इमेज बनी है वो कौन सी, और अभी एक पेपर में ये पूछा था इनका डायमेंशन पूछा था, इनका डायमेंशन पूछा था कि डायमेंशन क्या है।
डायमेंशन पूछा था। डायमेंशन का मतलब कितने बाई कितने के, लंबाई चौड़ाई पूछी थी। तो देखना 2000 का जो नोट है, इसका जो कलर है, अब हम तो गुलाबी गुलाबी कहते हैं, पेपर में गुलाबी थोड़ी लिखा आएगा, इसका नाम है मीजेंटा। कलर का नाम है क्या? मीजेंटा। कलर को जो नाम मिला है वो क्या है? मीजेंटा। 500, तो 500 को आप देख रहे हैं वो किस तरीका है? स्टोन ग्रे, स्टोन ग्रे, पथरीला भूरा। ठीक है ना। 200 का जो नाम है, जो नोट है, वो आप देख रहे हैं पीला पीला सा रहता है, लेकिन कैसा पीला है वो? ब्राइट येलो, चमकीला पीला। ठीक है ना। 100 का जो आप नोट देख रहे हैं वो नीले से कलर का है, पर वो प्योर नीला नहीं है, फीका भी नहीं है, बीच का है, तो इसे नाम दिया है क्या? लिवेंडर, लिवेंडर। 50 का आपने देखा होगा थोड़ा सा नीले से फीका हरे पेन पर इनका मिक्स है, तो इसका नाम है फ्लोरसमेंट ब्लू, ये कलर का नाम है। 20 भी आप देख रहे हैं, 20 का कलर कैसा है? 20 का कलर जो है वो भी पीला है, पर 2000 के नोट से पीला अलग है वो। तो ये इसका कौन सा है? ग्रीनिश येलो। और 10 रुपए का आप देख रहे हैं, ये कैसा कलर है इसका? चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन। चॉकलेटी जगह आप 10 रुपए का नोट भी दे सकते हैं उसको, क्योंकि उसका भी कलर कैसा है? चॉकलेट ब्राउन। अब इनके पीछे काय काय के चित्र हैं, तो आप बताइए 2000 के पीछे काय का चित्र है? मीजेंटा कलर है, तो वहां से मंगलयान, मंगलयान मिशन है। ठीक है ना। 500 रुपए के नीचे के पीछे पड़ रहा है क्या? लाल किला, रेड फोर्ट। ठीक है ना, लाल किला। ठीक है ना, लाल किला। ठीक है ना। आप ये बताना मंगलयान जो मिशन था भारत ने कब किया था? लाल किला कहां पर है ये बताना। 200 नोट के पीछे सांची के स्तूप, सांची के स्तूप कहां पर है? दिशा में। 100 के नोट के पीछे है क्या? रानी की बाव, रानी की बाव। ये आपको इसमें ये बताना है रानी की बाव कौन सी नदी के किनारे है, रानी की बाव कौन सी नदी के किनारे और कहां पर है। 50 रुपए नोट के पीछे क्या है? हम्पी, रथ के साथ हम्पी, रथ के साथ हम्पी। ठीक है। हम्पी विजयनगर में है। हम्पी कहां पर है? विजयनगर। ठीक है ना। विजयनगर की स्थापना किसने करी थी, ये आपको बताना है, और कब करी थी। आप जानते हैं कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हम भी विजयनगर में है, विजयनगर की स्थापना कब और किसने की थी। 20 रुपए के नोट के पीछे इसका जो कलर है वो ग्रीनिश येलो है। इसके पीछे काय का चित्र है? एलोरा गुफाएं, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में। ठीक है ना। 10 के नोट के पीछे जो चॉकलेट ब्राउन है, इसके पीछे काय का चित्र है? सूर्य सन टेम्पल, सूर्य मंदिर। ठीक है ना। तो ये इनके क्या हो गए नोट के पीछे काय काय के चित्र बने हुए हैं, ये आपको बताना है। जो मैंने क्वेश्चन पूछे इनके आप कमेंट में आंसर देना। अब इनका डायमेंशन देना है, कितने बाई कितने के। तो देखना, आपको मैं एक चीज बताऊं कैसे ध्यान में रखना है। एक ट्रिक है कि 2000 से लेकर 50, तो 50 से 5, तो 5 से एक ध्यान रखना कि सबकी जो चौड़ाई है वो 66 mm है। 66 का तो ध्यान सब में रहेगा ही रहेगा आपको। अब इंटू mm में बता रहा हूँ, है ना भैया, mm में ध्यान। ये हो गया। अब इनकी क्या देखना हमें? अब इनकी हमें देखना है इनकी इस तरीके से जो नोट है, ये तो मैंने बता दिया आपको कितना है, 66। अब इनका इस तरीके से इसकी जो लंबाई देखना है वो बताना है वो कितनी आएगी। हाँ, तो देखना, तो ये आप ध्यान रखना, 50 से 5, 5 में आ गए 66। अब इनका इधर देखो क्या करना है, देखो यहाँ भी एक ट्रिक है, इससे आपको ध्यान रहेगा। 66 में एक, 66 के आगे एक लगा दो तो ये हो गया 166। इससे 6 कम कर दो तो हो गए 150। 4 कम, 6 कम, 4 कम कर दो तो हो गए 146। फिर दोबारा से 4 कम कर दो तो हो गए 142। 142 के बाद आ जाएगा इसमें 7 कम करके 135।
ठीक है ना। अब बचे दो, इन दो के लाने देखना क्या है, इन दो के लाने याद करना पड़ेगा, यहाँ 63 और 63, 63/63, यहाँ 63 के साथ कितना जाएगा देखना है, यहाँ जाएगा 69 और यह जाएगा 63। ये इनके डायमेंशन है, मैंने इसलिए लिखा दिए डायमेंशन, अब याद करना नहीं करना वो देखना, पेपर में आ चुका है, ये क्वेश्चन आया था इसका, ठीक है ना, तो आप ध्यान में रखना। तो इनके डायमेंशन, ये इनके कलर और ये इनके पीछे जो चित्र दिए हैं उनको, आपको एक आंसर ये देना है कि भारत सरकार ने कब नोटबंदी की थी, ठीक है ना, ये आपको तारीख बताना है। दूसरा इनके आपको मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर देना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 14.6% नकली नोट अभी बाजार में चल रहे हैं 500 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नमो शेतकारी सम्मान योजना के तहत किस राज्य के किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे, ये आपको क्वेश्चन बताना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। ये बताओ आंसर कौन सा होगा इसका। तो देखिए, नमो शेतकारी सम्मान योजना के तहत नमो शेतकारी सम्मान योजना के तहत किस राज्य के किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे, देखना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये प्रधानमंत्री ने चालू करी थी, ये स्टार्ट हुई थी कब, 24 फरवरी 2019। इसके तहत कितने रुपए दिए जाते हैं, 6,000, ठीक है। और यहाँ ये राज्य भी 6,000 दे रहा है, और ये तीन दिए जाते हैं 3 किस्तों में, 2,000, 2,000, 2,000, और ये भी कहते हैं प्रति वर्ष है, ये भी कैसा है, प्रति वर्ष है। और एक और आपको पता है, मध्य प्रदेश किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत मध्य प्रदेश के किसानों को प्रति वर्ष 4,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जब 6,000 मिल रहे हैं तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अपने किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष देगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र, एक और ध्यान रखना, अभी करंट का एक और क्वेश्चन बना है, महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया है, स्माइल एम्बेसडर बनाया है महाराष्ट्र सरकार का, ठीक है ना। महाराष्ट्र का स्माइल एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। मध्य प्रदेश ने कौन सी योजना चालू की है, ये मैंने बता ही दिया, मध्य प्रदेश किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 4,000 रुपये, ठीक है ना। इस देखना, गोवा के बारे में एक और, गोवा ने उत्तराखंड के साथ एक समझौता किया है, और इस समझौते में उसने क्या कहा है, सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनना। गोवा ने उत्तराखंड से कहा है, हम तेरे पहाड़ पर आएंगे, तू हमारे बीच में आ, और चल मिलकर एक दूसरे के टूरिज्म को बढ़ाने का काम करते हैं। ये किसने कहा है, गोवा ने उत्तराखंड के साथ एक समझौता किया है, उसमें क्या कहा कि हम तेरे पहाड़ पर आएंगे, तू हमारे बीच में आ, बीच है गोवा में, ठीक है ना, और चल मिलकर टूरिज्म को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप। पूछ सकता है, गोवा ने पर्यटन को बढ़ाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो उत्तराखंड के साथ किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक की थीम क्या थी, विकसित भारत @2047, टीम इंडिया की भूमिका, रोल ऑफ टीम इंडिया, मानव संसाधन विकास में तेजी लाना, भारत को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना, और विकसित भारत @2030, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, हाल ही में आयोजित नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक की थीम क्या थी। देखिए, पहली बात तो ये क्वेश्चन ये है कि बैठक कहां पर हुई थी, बैठक हुई थी न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में। किसने भाग लिया था, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल,
ठीक है ना, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य, इन्होंने इसका सबने भाग लिया था। इसकी जो अध्यक्षता की थी, वो की थी पीएम ने, ठीक है ना। और ये नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक थी, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया, इसमें इसकी थीम क्या थी, हमें थीम का पता करना है। तो इसकी थीम थी विकसित भारत 2047 टीम इंडिया की, रोल ऑफ टीम इंडिया, ये इसकी थीम थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखना इसको, ठीक है ना। एक और ध्यान रखना, नीति आयोग कहाँ है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये आप जानते हैं, भारत सरकार का थिंक टैंक कहलाता है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना कब, 1 जनवरी 2015 को। इसके नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, इसका उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन, और इसका सीईओ के उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं, सुमन बेरी, ठीक है ना। कि सीईओ जो है वो है वी.आर. सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं, ध्यान में रखना, ठीक है ना। 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था इसका। आप नीति आयोग का फुल फॉर्म बताना, नीति का फुल फॉर्म क्या है, NITI, नीति का फुल फॉर्म क्या है। अगला, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया, 30 मई, 29 मई, 28 मई, 1 जून, बताइए कब मनाया गया। देखिए, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, पहले माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूं, वो ध्यान रखना। माउंट एवरेस्ट पुराना नाम, इसका पुराना नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम है, एक तो और क्वेश्चन बन जाएंगे कि नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, नेपाल में, कि तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, कि चाइना में किस नाम से जाना जाता है। देखिए, पुराना नाम है इसका P15, माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम है P15। एक नाम और है लेकिन वो सही नहीं है, PV था पर वो इसे P15 कर दिया, ठीक है ना। P15 पुराना नाम है। नेपाल में इसको जाना जाता है सागर माता के नाम से, सागर माथा, ठीक है ना। तिब्बत में इसे जाना जाता है किसमें, टोमो लुंगमा। चीन में जाना जाता है इसे कोमोलंगमा, चीन के नाम है। माउंट एवरेस्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो अभी आपने देखो, इसकी संशोधित ऊंचाई आई है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई जो चाइना ने और नेपाल ने मिलकर निर्धारित की है दोबारा से, वो है 8848.86 मीटर, 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। हमारी जो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर, तो ये 200 मीटर ज्यादा है, 86 या 88, 200 मीटर ज्यादा है। इसका भी ध्यान रखना, भारत के हिसाब से भी एक और बता देता हूं, भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी ये कंचनजंगा, ये भारत की, तो संपूर्ण भारत आ जाता है जिसमें पीओ भी सम्मिलित है, और भारत में अब पीओ के विवादित है तो में आ जाता है, तो जो अभी भारत का हिस्सा है तो उसमें आ जाता है कौन, कंचनजंगा, जो सिक्किम में है, ठीक है ना। K2 जो पड़ता है वो पीओके में पड़ता है। ये इसकी ऊंचाई हो गई काय की। अब हमारे क्वेश्चन पे आपने देखना इधर ध्यान से, 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर
चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति वो थे कौन? एडमंड हेरी और शेरपा तेजिंग। शेरपा तेजिंग हो गए भारत के और ये भाई साहब कहाँ के? न्यूजीलैंड। ठीक है ना। तो ये कब चढ़े थे? 29 मई को। ठीक है ना। इस कारण से 29 मई को ही क्या मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। और इसके मनाया क्यों जाता है? इनके चढ़ने के कारण से नहीं, मनाया इसलिए और जाता है नेपाल के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो नेपाल के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। एक ध्यान का और रखना, माउंट एवरेस्ट का नाम, पुराना नाम तो इसका क्या था? P15। पुराना नाम इसका क्या था? अभी हाल बताया मैंने आपको, पुराना नाम का P15 था। फिर इसका नाम माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ा? तो ध्यान रखना, भारत में, भारत के महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा। अब देखना, मैं एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। जो जॉर्ज एवरेस्ट थे, इन्हें इतना ज्ञान नहीं था, पर इनका साथ जो दिया था तो भारत के एक व्यक्ति ने दिया था। लेकिन भारत आप जानते हो उस समय अंग्रेजों के अधीन था, उस कारण से उस व्यक्ति का नाम आ ही नहीं पाया और इतिहास में कहीं गुम हो गया। जिसे जो मैथ में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और जिन्होंने सही तरीके से, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में सही आंकड़े प्रस्तुत किए थे, पूरा काम उनने किया था, उनका नाम तो देखने को ही नहीं मिलता है। क्योंकि महासर्वेक्षक थे जॉर्ज एवरेस्ट, इसलिए इनके नाम सामने आ गया। इनका साथ जो दिया था, जॉर्ज एवरेस्ट का नाम जो साथ दिया था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने में, उनका नाम था, जिसने सबसे ज्यादा योगदान दिया था, उनका नाम था राधानाथ टेकधर। टेकधर ये बंगाल के व्यक्ति थे, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने में। क्या नाम था? राधानाथ टेकधर, बंगाल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 29 मई। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में किस संदर्भ में 6x6x6 रणनीति का उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, रेबिस कुत्ते के काटने से हो जाता है, एनीमिया खून की कमी से, और डेंगू बुखार जो एडिस मच्छर के काटने से हो जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इसके लिए 6x6x6 का उल्लेख किया गया है, जो अभी अभी समाचारों में था। बताइए, हाल ही में समाचारों में किस संदर्भ में 6x6x6 रणनीति का उल्लेख किया गया है? देखिए इसके बारे में बताऊं। 2018 में भारत सरकार ने महिलाओं और बच्चों और किशोरों में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत पहल शुरू की। ये पहल चलाई किसने? भारत सरकार ने। ठीक है ना। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए और इसी के द्वारा 6x6x6 रणनीति लाई। अब इसका क्या मतलब है 6x6 में, वो आप ध्यान रखें। इस 6 का मतलब होता है 6 आयु वर्ग के
बच्चे। इस 6 का मतलब होता है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। और इस 6 का मतलब होता है संस्थागत, संस्थागत तंत्र, इंस्टीट्यूट सिस्टम। ठीक है ना। तो क्या मतलब हो गया इसका कि ये जो संस्थाएं हैं, जो भारत सरकार की जो प्रमुख संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं, उनके हस्तक्षेप के द्वारा, मतलब उनके काम के द्वारा या उनके करने से, तो उनके हस्तक्षेप से 6 आयु वर्ग के बच्चों में एनीमिया को कम करना, ये इसका पूरा का पूरा काम है। इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, 6x6x6 रणनीति। क्या मतलब निकला, 6 संस्थानों के हस्तक्षेप से 6 आयु वर्ग के बच्चों में एनीमिया को कम करना, ये इस रणनीति का पहल है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो पहल शुरू की है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने चालू की है, चालू की है स्वास्थ्य मंत्रालय। आप स्वास्थ्य मंत्रालय के कौन मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनका नाम बताना है। ठीक है ना। और आप जानते हैं तपेदिक मतलब टीबी, तो वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च। के टीके का नाम भी आप जानते होंगे, BCG टीका होता है। ठीक है ना। रेबीज कुत्ते काटने से होता है, एनीमिया खून की कमी से होता है, डेंगू बुखार को एक और क्या नाम से जानते हैं, हड्डी तोड़ बुखार नाम से जानते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। किस मच्छर के काटने से होता है ये, एंडीज मच्छर। एंडीज मच्छर के काटने से हो जाता है कौन सा, डेंगू बुखार। ठीक है ना। तो तपेदिक मतलब टीबी कब, 24 मार्च। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार एंडीज मच्छर के काटने से हो जाता है, एनीमिया खून की कमी से, रेबीज कुत्ते के काटने से हो जाता है। क्लियर है। कल एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने आप लोगों से, जम्मू कश्मीर का पूछा था मैंने आपको। जम्मू कश्मीर में 370 धारा कब हटाई गई, इसका ध्यान रखना, 5 अगस्त 2019 को। ठीक है ना। तो आज की करंट अपन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है ना। इसकी PDF आपको PSC इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अदर वीडियो देखने के लिए अलग सब्जेक्टों की, जैसे मैथ में DI चल रहा है, ठीक है, साइंस जिसमें फिजिक्स चल रही है, इन सब के लिए आप गूगल स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से PSC इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पे आपको सारी क्लासों की वीडियो मिल जाएंगी और सबके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। और टेलीग्राम जो चैनल है वो है BSC इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। इस पे से आपको इसकी PDF मिल जाएंगी और अदर करंट अफेयर्स, अदर सब्जेक्टों के भी आपको जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। ठीक है ना। और इसको आप शेयर करिए, ठीक है ना, जिससे बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सके और उनके भी पेपर में इसका काम उपयोग हो सके। ठीक है ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत